नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास की केमिस्ट्री की पहली यूनिट चल रही थी हमारी, यानी पहला पार्ट चल रहा था ठोस अवस्था। ये पहला पार्ट था, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहली बात है, पढ़ने से पहले आपको कोई भी पार्ट की पूरी समराइज पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस पार्ट में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद चीज़ें समझ में आने लगती हैं हमें। अब ये जो ठोस अवस्था है, इसमें कुछ चीज़ें आपकी 11वीं से रिलेटेड आती हैं, जैसे सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, आयनिक बंध किसे कहते हैं, धात्विक बंध किसे कहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बेसिक से रिलेटेड हैं, तो आपको ध्यान से समझोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो, इसमें हमने 2 लेक्चर पढ़ा दिए आपको। सबसे पहला ठोसों के लक्षण पढ़ा दिए, ठोसों का वर्गीकरण हो गया कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार कौन से हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण प्रकार यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, तो इसके प्रकार देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार कितने प्रकार के हैं और उसमें कौन कौन से क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्या विशेषताएं उनकी। मुख्य रूप से 4 पॉइंट चेक किए जाते हैं, 4 या 5 पॉइंट है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखो क्या होते हैं, इनको हम बंध के आधार पर कि कौन से क्रिस्टलीय पदार्थ में कौन सा बंध पाया जाता है अवयवी कणों के बीच में, उसके आधार पर इसको 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इस तरीके से 4 भागों में इसको बांट के रखा है। पहला है जिसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। एक तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होंगे जिनमें आयनिक बंध पाया जाएगा, एक ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होंगे जिनमें सहसंयोजी बंध पाया जाएगा, एक ऐसे होंगे जिनमें धात्विक बंध पाया जाएगा, ठीक है। और एक ऐसे होंगे जिनमें वान डेर वाल्स बंध पाया जाएगा, वान डेर वाल्स बल पाया जाएगा। इसको बल कहते हैं, हम बंद नहीं कहते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज को ध्यान से समझो, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली, किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनको हम अच्छी तरीके से उसकी लैंग्वेज से समझ नहीं पाते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, मतलब हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से अलग होती है। तो आप उसके अलावा अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं आंसर को। चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, आयनिक बंध तो आप सब जानते होंगे, आयनिक बंध किसे कहते हैं, 2 विपरीत आयनों के बीच में बंध बनता है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो आयनों के बीच में बंध बनाने ऐसे क्रिस्टल बनते हैं। उदाहरण दे देते हैं, फिर उसके लक्षण देखेंगे। जैसे हमने लिया नमक, तो नमक किससे मिलकर बना होता है, Na+ और Cl- आयनों से। इसको हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है उनको हम आयनिक ठोस कहते हैं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जबकि सहसंयोजी बंध पाया जाएगा उनको सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ध्यान से समझते चलो, ठीक है। और जिनको हम, जिसमें धात्विक बंध पाया जाएगा उसको धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जिनमें वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं या बल पाए जाते हैं उनको हम आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक ठोस तो यही है आपके, अक्रिस्टलीय ठोसों को तो हम वास्तविक ठोस कहते ही नहीं, तो वास्तव में इनको ही पढ़ेंगे हम क्या है। थोड़ा सा इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं, अपन सबको देख रहे हैं कि आयनिक बंध जिसमें पाया जाएगा उसको आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अभी एग्जांपल लिखा था हमने, जैसे NaCl है, ठीक है। सहज संयोजी के एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, जैसे हीरा है? इसके बाद ग्रेफाइट है, और भी बहुत सारे हैं जो सहसंयोजी बंध का काम करते हैं, ठीक है। सहसंयोजी ठोसों को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, कभी कभी आपको इस नाम से भी आ जाता है। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो नेटवर्क ठोस सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोसों को भी कहा जाता है, ठीक है।
इसमें और भी कई से संयोजी यौगिक हैं, जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड है, सिलिका कार्बाइड है, SiO2 है, क्वार्ट्ज जिसको कहते हैं। ठीक है, धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों के कई उदाहरण हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की धातुएं, लोहा है, कॉपर है, जिंक है, ये सभी धातुएं आपकी धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहलाती हैं। ठीक है, और वान डेर वाल्स यानी आणविक ठोस जो होते हैं ये बंध के आधार पर 3 प्रकार की होती है। हमें पता है वान डेर वाल्स बल किसे कहते हैं, ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, केवल इसमें वैसे कोई बंध नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि बंध बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जरूरी होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कुछ नहीं होता है। वान डेर वाल्स बलों में केवल एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव पार्शियल चार्ज होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को हम वान डेर वाल्स बल कहते हैं। और बल इसीलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बंध नहीं है, ये अट्रैक्शन फोर्स है केवल। तो आणविक ठोसों में यानी वान डेर वाल्स बलों में हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, एक तो दुर्बल बल होते हैं और एक होते हैं प्रबल बल। प्रबल वान डेर वाल्स बल होते हैं। अच्छा, दुर्बल बल किसे कहते हैं वान डेर वाल्स में? दुर्बल वो होते हैं जैसे प्रकीर्णन बल होता है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, गैसियस स्टेट वाले पार्ट में आते हैं ये वान डेर वाल्स बल। ठीक है, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, द्विध्रुव वाला। और जो प्रबल वान डेर वाल्स बल में आते हैं उसमें आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबल वान डेर वाल्स बल कहलाता है। अब इसमें भी डाइपोल और डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बनता है, वो थोड़ा सा कठिन प्रबल होता है, बजाय किसके? प्रकीर्णन बल के। प्रकीर्णन बल को हम लंदन बल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कैसे देखते हैं, इनके आधार पर हमने 3 भागों में बांट दिया। एक तो जिनमें प्रकीर्णन बल पाया जाता है, जिनमें कौन सा बल पाया जाता है? प्रकीर्णन बल पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस। जबकि कुछ ऐसे हैं जिनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, उनमें पाया जाता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, उसको हम कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। एक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इनको हम कहते हैं H बॉन्डेड हाइड्रोजन बंधित। ठीक है, तो उस तरीके से ये वान डेर वाल्स बल के आधार पर जो आणविक ठोस हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखें कि साहब अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं? जिसमें कोई पोलरिटी नहीं पाई जाती, जैसे CO2 है। ठीक है, अध्रुवीय अणु जो होते हैं। इसके अलावा जैसे Cl2 है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखना। जब इनको हम सॉलिड कर देते हैं यानी इनको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो ये ठोस अवस्था में आ जाते हैं, ठोस CO2, जिसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, ध्रुवीय में कौन से आ जाते हैं? जैसे HCl है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इस तरीके के यौगिक इसमें आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन आ जाता है? जैसे वाटर है, सॉलिड फॉर्म है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये गैसियस फॉर्म में होंगी, जैसे वाटर है नॉर्मल टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन जब इसको हम ठंडा कर दें तो बर्फ बन जाएगी, तो बर्फ जो बन जाएगी वो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल जालक कहलाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ और पॉइंट देखें। क्या पॉइंट देखेंगे? देखो, सबसे पहले हम बात करें आयनिक ठोसों की, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? भौतिक प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो आयनिक ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। नमक जानते हो आप, नमक कठोर होता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रकृति पाई जाती है जिसे हम भंगुर प्रकृति कहते हैं। अब ये भंगुर क्या होता है समझो। भंगुर का मतलब होता है कोई भी वस्तु आपने ली और उस पर चोट दी, तो चोट देने से या दबाव देने से ये छोटे छोटे कणों में बिखर जाए, इस प्रकृति को भंगुर प्रकृति कहते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे होता है? इसके अंदर देखो,
कि जब हम किसी आयनिक यौगिक में जैसे NaCl इस तरीके से इसका क्रिस्टल जालक बनता है, यहाँ हमने लिख दिया साब NaCl, इस तरीके से लिख दिया, ऐसे क्रिस्टल जालक बनता है। तो जब इस पर प्रेशर लगाते हैं तो ये परत थोड़ी सी खिसक जाती है आगे, तो थोड़ी सी खिसकते ही ये आयन इसके ऊपर आ जाएगा, ये आयन इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, यानी सेम चार्ज के ऊपर सेम चार्ज आ जाएगा, और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए ये यहाँ से टूट जाएंगे। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए ये जगह जगह से टूट जाएंगे और जगह जगह से टूटकर ये बिखर जाएंगे। इसी को हम कहते हैं भंगुर प्रकृति। ठीक है, तो जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हैं वो कठोर होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। सहसंयोजी ठोस हीरे के एग्जाम्पल लेके करेंगे, और ग्रेफाइट अपवाद रहेगा इसका। तो इसमें भौतिक प्रकृति कैसी होती है, अत्यधिक कठोर होता है हीरा, लेकिन अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट इसका अपवाद है, वो मुलायम होता है। ठीक है, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस लोहा जानते हो आप, भौतिक प्रकृति कैसी होती है इसकी, कठोर होती है। इनमें तो बल ही बहुत दुर्बल हैं, इसलिए ये तो मुलायम होंगे सभी, ये भी मुलायम होगा, ध्रुवीय अध्रुवीय, और ध्रुवीय आणविक ठोस भी मुलायम होंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी कैसे होंगे, मुलायम होंगे, लेकिन इसको मुलायम नहीं कहेंगे हम, ये कठोर होंगे, क्योंकि बर्फ आप जानते हो कितनी कठोर होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड की वजह से ये थोड़े से कठोर हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि ये विद्युत धारा का चालन करेंगे कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इनमें चालकता प्रवाहित की जाएगी कि नहीं। तो कैसे देखेंगे चालकता के लिए, आयनिक ठोसों को हम देखें तो आयनिक ठोस ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में अचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन इसका बना दिया जाए, यानी विलयन बना दिया जाए, जल में घोल दिया जाए, तो ये विद्युत धारा का चालन करते हैं, तो ये चालक बन जाते हैं। ठीक है, क्या कारण है इसका, सवाल बन जाता है यही कि ठोस अवस्था में तो ये अचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलयन में चालक का काम करते हैं। ऐसे कौन से क्रिस्टलीय ठोस, और ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में इनके आयन प्रबल बंधक रहते हैं, आयन इसके मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको गला देते हैं तो ये मुक्त हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, और जलीय विलयन मिलेंगे तब भी ये टूट जाते हैं। तो ये आयन मुक्त हो जाते हैं विलयन के अंदर, तो ये विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो और या फिर मुक्त आयन हो। ठीक है, तो ही विद्युत धारा का चालन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ठोस अवस्था में तो आयन जुड़े हुए रहेंगे, मुक्त अवस्था में नहीं रहेंगे, लेकिन गलित अवस्था में वो घूमने लग जाएंगे, और जलीय विलयन में भी वो घूमने लग जाएंगे, तो वो चालक का काम करेगा। यहाँ हमने कहा हीरा के आधार पर सारी प्रॉपर्टी बतानी है, अपवाद हो जाएगा ग्रेफाइट। तो हीरा कैसा होता है, अचालक होता है, तो ये भी कैसे होते हैं, सहसंयोजी ठोस अचालक होते हैं, लेकिन अपवाद कौन है यहाँ पर, ग्रेफाइट हमेशा अपवाद रहेगा।